Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our sixth lecture and the last lecture on the topic of oncology and chemotherapeutic agents. और हम complications and toxicities of chemotherapeutic agents कर रहे हैं and we will continue from the topic of hypercalcemia. अच्छा, hypercalcemia means increase in calcium level. Hypercalcemia may occur in patients with solid or hematologic मैलिग्नेंसीज, दोनों तरह की जो सॉलिड या हेमाटोलॉजिक मैलिग्नेंसीज दोनों तरह के जो कैंसर हैं उसमें होती है। कैन ऑफन बी प्रेजेंटिंग साइन ऑफ मैलिग्नेंसी, और आमतौर पे अगर हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है तो ये इंडिकेशन दे रहा होगा कि ये एक साइन होगी कि प्रोबेबली मैलिग्नेंसी हो चुकी है। द मेजर कॉज ऑफ हाइपरकैल्सीमिया इज इंक्रीज ऑस्टियोक्लास्टिक बोन रिजॉर्प्शन। जो मेजर कॉज है हाइपरकैल्सीमिया की, उसकी वजह यह है कि बोन रिजॉर्प्शन बढ़ जाती है। ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है जो कि बोन रिजॉर्प्शन करते हैं। यहाँ पे मैं ये बताता चलूँ कि बोन की जो एक्टिविटी होती है उसमें दो मेजर सेल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स एंड ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स। ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स जो होते हैं वो बोन फॉर्मेशन करते हैं, यानी बोन सॉर्प्शन करते हैं, और ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स क्या होते हैं जो कि बोन रिजॉर्प्शन करते हैं, यानी बोन की डीमिनरलाइजेशन या डीकैल्सिफिकेशन करते हैं। तो इस तरह से ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स हो गए, उनकी एक्टिविटी हो गई बोन की मिनरलाइजेशन, कैल्शियम डिपोजिशन यानी कैल्सिफिकेशन, और बोन सेल्स की सिंथेसिस। जबकि ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स जो होते हैं उनका कैटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, यानी बोन का रिजॉर्प्शन यानी डीमिनरलाइजेशन या डी कैल्सिफिकेशन, या जिसको बोन रिजॉर्प्शन भी कहा जाता है। लाजिम बात है, जब बोन में से डीमिनरलाइजेशन होगी तो कैल्शियम निकल के बाहर आएगा और वो कैल्शियम जो होगा वो ब्लड में आ जाएगा, और इस वजह से ब्लड लेवल ऑफ कैल्शियम इंक्रीज हो जाएंगे और हाइपरकैल्सीमिया रिपोर्टेड होगा। अच्छा, which is generally caused by increased release of parathyroid related protein by the tumor cells। और ये जो ऑस्टियोक्लास्टिक बोन एक्टिविटी क्यों हो रही है, क्योंकि बोन से या ट्यूमर सेल से जो पैराथायराइड हार्मोन लाइक सब्सटेंस जो है वो रिलीज हो रहा है, जिसकी एक्टिविटी जो है वो ये होती है कि जो बोन की डिमिनरलाइजेशन करवाता है। कॉमन प्रेजेंटिंग सिम्टम्स इंक्लूड मेंटल स्टेटस चेंजेस, यानी अगर हाइपरकैल्सीमिया हो रहा है तो उसकी एक तो सिम्टम ये होगी कि मेंटल स्टेटस जो होगा वो नॉर्मल नहीं रहेगा। फटीक एंड मसल्स वीकनेस, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, नोजिया एंड वोमिटिंग, ये जो होंगी वो सिम्टम्स होंगी। वीकनेस, पॉलीयूरिया, यूरिन ज़्यादा आएगा, पॉलीडिप्सिया, प्यास ज़्यादा लगेगी, एंड नोजिया एंड वोमिटिंग। ट्रीटमेंट इंक्लूड एग्रेसिव हाइड्रेशन। एग्रेसिव हाइड्रेशन यानी बहुत ज़्यादा वाटर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अच्छा, वो किससे करेंगे? विद नॉर्मल सैलाइन। इसके अलावा कैल्सी यूरिक थेरेपी यानी ऐसी ड्रग्स दी जाएंगी जो कि कैल्शियम और यूरिक एसिड को जो है वो यूरिन से के ज़रिए यानी ब्लड से कम करेंगे। अच्छा, इसके लिए आप क्या देंगे? विच कंसिस्ट ऑफ कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन की क्या एक्टिविटी है कि ये मिनरलाइजेशन को बढ़ाता है। एंड बिसफॉस्फोनेट्स सच एज पामिड्रोनेट एंड जोलिड्रोनिक एसिड। ये जो बिसफॉस्फोनेट सॉल्ट्स हैं, पामिड्रोनेट या पामिड्रोनिक एसिड एंड जोलिड्रोनिक एसिड या जोलिड्रोनेट दोनों कहा जाता है इनको। तो ये वाले जो सॉल्ट्स हैं ये यूज़ किए जाते हैं इन ऑर्डर टू इनहिबिट द ऑस्टियोक्लास्टिक बोन रिजॉर्प्शन, यानी ऑस्टियोक्लास्टिक सेल्स की एक्टिविटी को ये सप्रेस करते हैं। जब वो एक्टिविटी सप्रेस होगी तो खुद ब खुद जो होगी ये बोन की डीमिनरलाइजेशन स्टॉप होना शुरू हो जाएगी, यानी कम होना शुरू हो जाएगी, और जो होगी वो हाइपरकैल्सीमिया का प्रॉब्लम रिजॉल्व होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा कैल्सीटोनिन भी क्या करता है कि कैल्सीटोनिन भी जो कैल्शियम की डिपोजिशन है बोन में उसको बढ़ाता है। तो ये तमाम जो है वो एक्टिविटीज़ जो है। इसके अलावा कैल्सीटोनिन का एक फंक्शन और बताता चलूँ कि ये ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स की एक्टिविटी को भी बढ़ाता है। यानी ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो ऑस्टियोब्लास्टिक सेल्स होते हैं ये दरअसल बोन की सॉर्प्शन यानी मिनरलाइजेशन यानी बोन की कैल्सिफिकेशन को बढ़ाते हैं।
तो इस तरह से जो है बाय ड्यूल मैकेनिज्म, एक तरफ हम ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर रहे हैं बाय गिविंग पामिड्रोनेट और जोलिड्रोनेट, और दूसरी तरफ हम कैल्सिटोनिन के ज़रिए ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं ताकि बोन की कैल्सिफिकेशन और बोन मिनरलाइजेशन को बढ़ाया जाए और हाइपरकैल्सीमिया के प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जाए। लाजिम बात है, जब बोन में डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम होगा, मिनरलाइजेशन होगी, तो वो जो ब्लड में कैल्शियम होगा वो जो होगा वहाँ से निकल के बोन में डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा और वो हाइपरकैल्सीमिया का प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा हाइपरकैल्सीमिया के अलावा एक और जो इशू है दैट इज़ कॉल्ड चिल्स एंड फीवर। चिल्स एंड फीवर में अगर आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सम कीमोथेरेपी एंड बायोलॉजिक एजेंट्स, कुछ कीमोथेरेपी और कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जिनके की वजह से चिल्स एंड फीवर होता है। दिस फीवर जनरली कैन बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम फीवर owing to infection because of its temporal relationship to chemotherapeutic administration। ये जो फीवर है ये डिफ़र करता है उस फीवर से जो कि इन्फेक्शन की वजह से होता है। वजह क्या है? क्योंकि इसकी ये टेम्पोरल रिलेशनशिप जो है वो कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन से है। यानी ये आमतौर पे चिल्स एंड फीवर जब होते हैं जब आप इस कीमोथेरेपी या बायोलॉजिकल एजेंट को एडमिनिस्टर करते हैं, और जब ये जो है वो इसकी साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसके बाद जो है वो ये जो होता है थोड़े दिनों तक रहता है या कुछ घंटों तक रहते हैं चिल्स एंड फीवर। असल में थोड़े दिनों या कुछ दिनों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कुछ एजेंट्स ऐसे हैं जिनसे कुछ देर के लिए होता है और कुछ ऐसे हैं जिनसे फ्यू डेज़ के लिए यानी कुछ दिनों के लिए चिल्स एंड फीवर रहता है। दिस रिएक्शन इज़ कॉमनली एसोसिएटेड विद ब्लेओमाइसिन, साइटाराइबिन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ एंड इंटरल्यूकिन 2। तो ब्लेओमाइसिन एंड साइटाराइबिन हो गई आपकी ये कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और इंटरल्यूकिन 2 हो गई आपके बायोलॉजिकल एजेंट्स। अच्छा जनाब, इसके बाद हम आइए एक और जो इम्पॉर्टेंट इशू है दैट इज़ पल्मोनरी टॉक्सिसिटी। पल्मोनरी टॉक्सिसिटी इज़ जनरली इरिवर्सिबल एंड मे बी फेटल। ये दैट इज़ वाई ये नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर पल्मोनरी टॉक्सिसिटी हो गई तो ये इरिवर्सिबल है और फिर बिल आखिर पेशेंट का बचना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये फिर पेशेंट को फैटेलिटी की तरफ ले जाएगा। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि पल्मोनरी टॉक्सिसिटीज़ होना शुरू हो गई हैं? तो इसकी साइन एंड सिम्टम्स हैं। साइन एंड सिम्टम्स आर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, ठीक है, डिफ़िकल्टी यानी ब्रेथ जो होगी सांस में तकलीफ होना शुरू हो जाएगी, नॉन प्रोडक्टिव कफ एंड लो ग्रेड फीवर, एंड इन सम केसेस द रिस्क ऑफ पल्मोनरी टॉक्सिसिटी इंक्रीजेस एज द cumulative डोज ऑफ ड्रग इंक्रीजेस, फॉर एग्जाम्पल ब्लेओमाइसिन, ठीक है। ख़ास तौर से ब्लेओमाइसिन की कम्यूलेटिव डोज जब बढ़ जाएगी तो पल्मोनरी टॉक्सिसिटी का रिस्क भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलर ड्रग हो गई। इसके अलावा कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स एसोसिएटेड विद पल्मोनरी टॉक्सिसिटी इंक्लूड, इसमें आपके पास ये ब्लेओमाइसिन आ गया, ब्यूसल्फान आ गया, कार्मेस्टीन हो गए एंड मेटोमाइसिन। तो ये हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो कि पल्मोनरी टॉक्सिसिटी के लिए ज़्यादा फेमस भी हैं और ज़्यादा कंट्रीब्यूशन भी जिनका मौजूद है। इसके बाद आते हैं हम एक और टॉक्सिसिटी पे दैट इज़ कॉल्ड कार्डियोटॉक्सिसिटी। कार्डियोटॉक्सिसिटी में मैनिफेस्ट एज एन एक्यूट और क्रॉनिक प्रॉब्लम, दोनों सिचुएशन में हो सकती है। एक्यूट भी हो सकती है ये और क्रॉनिक भी हो सकती है। एक्यूट चेंजेस क्या होंगे? एक्यूट चेंजेस आर जनरली ट्रांजिएंट इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एबनॉर्मेलिटी, यानी ट्रांजिएंट टेम्पररी ईसीजी एबनॉर्मेलिटीज दैट मे नॉट बी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट। अच्छा, अब ये आगे कह रहे हैं कि दैट मे नॉट बी क्लिनिकली सिग्निफिकेंट, यानी क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से ये कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। यानी अगर टेम्पररी ईसीजी चेंजेस आ भी रहे हैं तो ये कोई सीरियस बात नहीं है। इस वजह से क्लिनिकली दीज चेंजेस आर नॉट इम्पॉर्टेंट और हमें इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बट क्रोनिक कार्डिक टॉक्सिसिटी प्रेजेंट एज इरिवर्सिबल। तो अब जब आप बात आ गई इरिवर्सिबल की तो इसका मतलब हुआ क्रोनिक कार्डिक टॉक्सिसिटी जो है वो डेंजरस है। ये जो होगा दिस इज़ ए पॉइंट ऑफ कंसर्न और ये नहीं होनी चाहिए और क्लिनिकली सिग्निफिकेंट भी हो गई है, ठीक है। इसके अलावा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर, यानी लेफ्ट साइड जो लेफ्ट एट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल
उस वो साइड जो होगी वो ज़्यादा इफेक्टेड होगी, हाँ पेशेंट जो होगा हार्ट फेलियर में जाना शुरू हो जाएगा, एडिमा शुरू हो जाएगा बॉडी में, ख़ासतौर से पल्मोनरी एडिमा। रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड चेस्ट इरेडिएशन एंड हाई कम्युलेटिव डोज ऑफ कार्डियोटॉक्सिक कीमोथेरेपी। रिस्क फैक्टर्स कौन से हैं इसके कि जिनकी वजह से इसके चांसेस ज़्यादा हैं कि क्रॉनिक कार्डिक टॉक्सिसिटी होगी? उसमें है चेस्ट इरेडिएशन, क्योंकि हमें पता है कि रेडिएशन थेरेपी तो होती है कीमो कैंसर के पेशेंट में, तो उस रेडिएशन की वजह से भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा हाई कम्युलेटिव डोजेज ऑफ कार्डियोटॉक्सिक कीमोथेरेपी, यानी कार्डियोटॉक्सिक जो ड्रग्स हैं, जैसे बेसिकली ये जो कार्डियोटॉक्सिक ड्रग्स हैं इसमें आपके जो है वो एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स हैं, जो कि बेसिकली जो है वो कार्डियोटॉक्सिक जो ड्रग्स होती हैं उसमें शामिल है। कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स दैट आर एसोसिएटेड विथ क्रॉनिक कार्डियक टॉक्सिसिटी, ठीक है, वो कौन कौन से? इंक्लूड डेनोरिबिसिन, डॉक्सीरिबिसिन, एपिरिबिसिन, आइडोरिबिसिन एंड मिटोक्सेंट्रोन। ये वही ड्रग्स हैं जिनके बारे में अभी भी बता रहा था मैं कि दे आर एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स, एंड दीज एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स आर हैविंग more chances or the more risk for the development of cardiac toxicity and especially chronic cardiac toxicity. अच्छा, इसके अलावा डेक्सारोजेक्सोन इज कार्डियोप्रोटेक्टिव एजेंट। ये जो एजेंट है रेजोक्सोन इज ए कार्डियोप्रोटेक्टिव एजेंट दैट मे बी यूज विद डॉक्सीरिबिसिन टू हेल्प प्रिवेंट और लेसन इट्स टॉक्सिक इफेक्ट टू द हार्ट। अब देखिए यहाँ से भी जो है वो एक बड़ा क्रिटिकल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हम जैसे सवाल ये बन सकता है कि द कार्डिक टॉक्सिसिटी या इस तरह से लिखा जा सकता है, अच्छा, डेक्स रेजोक्सेन मे बी एडमिनिस्टर्ड विद एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स। अब ये जवाब लिखना आपका काम होगा इसका, यानी इसको पहचानना कि एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स जो होंगी वो कार्डियक टॉक्सिसिटी करेंगी, और डेक्स रेजोक्सोन जो है वो कार्डियोप्रोटेक्टिव एजेंट है, तो वो उनकी जो टॉक्सिसिटी है उसको रिड्यूस, यानी डॉक्सीरिबिसिन की या दूसरी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स की टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए ये उसके साथ दिया जाएगा। नाउ द नेक्स्ट इज द हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में आकर विथ एनी कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स, लाइक और भी जैसे नॉर्मल ड्रग से भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट्स। समटाइम्स दीज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस जो होते हैं वो लाइफ थ्रेटनिंग रिएक्शन होते हैं। वो क्या हो सकते हैं? इंक्लूडिंग एनाफाइलैक्सिस, अपीयर टू बी मोर कॉमन विथ एस्पेरेजिनेस, कार्बोप्लेटिन, सिस्प्लेटिन, एटोपोसाइड, पैक्लिटैक्सिल एंड टेनिपोसाइड। तो ये ड्रग जो है वो ज़्यादा फेमस हैं या जिनसे चांसेस ज़्यादा हैं या मोर कॉमन हैं, जिनसे जो है वो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन रिपोर्टेड है। अच्छा, इसके बाद आइए फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉक्सिसिटी है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूरोटॉक्सिसिटी। न्यूरोटॉक्सिसिटी में अकर विथ सिस्टमिक और इंट्राथीकल कीमोथेरेपी, ठीक है, तो सिस्टमिक से भी हो सकती है या इंट्राथीकल कीमोथेरेपी से भी न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। जैसे विनक्रिस्टिन को ले लें, विनक्रिस्टिन इज एसोसिएटेड विद ऑटोनॉमिक एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। ओके, तो विनक्रिस्टिन जो कि है एक एंटी कैंसर ड्रग है और एक प्लांट से जो है बनाई जाती है जिसका नाम है विनका रोजिया एंड कैथारंथस रोजिया, जिसको हम उर्फे आम में सदाबहार का पौधा कहते हैं। पेशेंट्स में एक्सपीरियंस गेट डिस्टर्बेंस, यानी बॉडी का जो पोस्चर वगैरह होता है वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाता है, जो रिप्रेजेंट करता है कि बॉडी में न्यूरोलॉजिकल एबनॉर्मेलिटीज़ डेवलप हो रही हैं। नम्बनेस एंड टिंगलिंग, ठीक है, नम्बनेस यानी हाथों में सनसनाहट सी सुन सा होना, टिंगलिंग यानी सुइयां सा चुभना ऑफ हैंड्स एंड फीट्स, एंड लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस, यानी जो बॉडी के जो टेंडन के रिफ्लेक्सेस जो होते हैं वो भी जो है वीक होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा जो एक और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन एडवर्टेंट इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विनक्रिस्टिन रिजल्ट्स इन फेटल न्यूरोटॉक्सिसिटी।
तो इंट्राथीकल अगर ये सही तरीके से नहीं एडमिनिस्टर की गई विनक्रिस्टिन तो ये फेटल न्यूरोटॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है, यानी फिर ऐसी न्यूरोटॉक्सिसिटी होगी जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। अच्छा, इसके बाद हम अगर आप आते हैं तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एंड ओटोटॉक्सिसिटी आर कॉमन डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटीज ऑफ सिस्प्लैटिन। ठीक है, तो सिस्प्लैटिन इज ए ड्रग, एक ड्रग है जो एंटी कैंसर जो है वो बेसिकली अल्काइलेटिंग एजेंट है, और इसकी जो है पेरिफेरल न्यूरोपैथी और ओटोटॉक्सिसिटी जो है वो इसका डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी है। डोज लिमिटिंग टॉक्सिसिटी का मतलब ये है कि पेशेंट को हम इसकी डोज देते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं, जहाँ से इसकी ओटोटॉक्सिसिटी या पेरिफेरल न्यूरोपैथी शुरू हो गई तो बस फिर वो हमारी लास्ट डोज है, उससे ऊपर नहीं जाएंगे। इसके अलावा सेंसरी न्यूरोपैथीज भी हो जाती हैं, इंक्लूडिंग टिंगलिंग और डमनेस ऑफ हैंड्स एंड फीट एंड मे बी एसोसिएटेड विद कैपिसाइटाबीन, ऑक्सैलोप्लेटिन एंड पैक्लिटैक्सेल। ठीक है, जो ज़्यादातर या कॉमनली जो है ये सेंसरी न्यूरोपैथीज जो है वो रिपोर्टेड है ऑक्सैलोप्लेटिन से एंड कैपिसाइटाबीन से एंड पैक्लिटैक्सेल से। अच्छा, पैक्लिटैक्सेल्स के बारे में भी ये मैं बताता चलूँ, ये भी एक प्लांट से आइसोलेट की जाती है जिस प्लांट का नाम है टैक्सस बकेटा। इसके बाद आते हैं हम सेरिबेलर टॉक्सिसिटी, यानी बिल्कुल सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सेरिबेलम होता है उसकी टॉक्सिसिटी या सेरिबेलर रीजन की। हैज़ बीन रिपोर्टेड विद हाई डोजेज ऑफ साइटरेबिन, और ये साइटरेबिन की हाई डोजेज से रिपोर्टेड है, एंड इट मैनिफेस्ट इनिशियली एज लॉस ऑफ आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन एंड मे प्रोग्रेस टू कॉमा। आई और हैंड का जो कोऑर्डिनेशन है वो ख़त्म हो जाता है एंड इसमें पेशेंट जो होगा वो धीरे धीरे प्रोग्रेस टू कॉमा, और धीरे धीरे जो है पेशेंट कोमा में जाना शुरू हो जाएगा जब सेरिबेलर जो सेरिबेलम जो रीजन है लोअर ब्रेन का पार्ट, वहाँ पर जो है वो ये टॉक्सिसिटी साइटरेबिन की वजह से होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा एरेकिनोइडाइटिस हैज़ बीन एसोसिएटेड विथ इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइटरेबिन एंड मीथोट्रेक्सेट, क्योंकि एरेकिनोइड स्पेसेस होती हैं वर्टिब्रा के दरमियान में, तो वहाँ पे नर्व भी होती हैं, तो उनकी इन्फ्लेमेशन होने लगेगी अगर इंट्राथीकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो साइटरेबिन या मीथोट्रेक्सेट की जाए, तो इसको बहुत एहतियात से देना पड़ेगी। इसके बाद है एन्सेफेलोपैथी। अच्छा, एन्सेफेलोपैथी हैज़ बीन रिपोर्टेड इन पेशेंट रिसीविंग आईफॉस्फेमाइड। ठीक है, आईफॉस्फेमाइड से रिपोर्टेड है। पेशेंट रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स हैव बीन आइडेंटिफाइड विद दिस एडवर्स इवेंट एंड इंक्लूड हाई सीरम क्रिएटिन, लो सीरम एल्ब्यूमिन एंड द प्रेजेंस ऑफ पेल्विक डिजीज। यानी पेशेंट रिलेटेड रिस्क फैक्टर्स क्या हैं एन्सेफेलोपैथी के, कि यानी अगर पेशेंट को क्या होगा तो फिर रिस्क हाई है एन्सेफेलोपैथी का विद आईफॉस्फेमाइड, वो ये है कि इस पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन लेवल हाई हो या सीरम एल्ब्यूमिन लेवल लो हो, या फिर पहले से पेशेंट को कोई पेल्विक डिजीज़ है, तो फिर इस चीज़ के हाई चांसेस हैं, यानी प्रोबेबिलिटी हाई है कि पेशेंट को आईफॉस्फेमाइड से एन्सेफेलोपैथी होगी, तो इस फैक्टर को भी अंडर कंसिडरेशन रखना पड़ेगा। अच्छा, न्यूरोटॉक्सिसिटी के बाद है हेमरेजिक सिस्टाइटिस। हेमरेजिक सिस्टाइटिस हम किसे कहेंगे, इज ए ब्लैडर टॉक्सिसिटी, यानी यूरिनरी ब्लैडर टॉक्सिसिटी, दैट इज सीन मोस्ट कॉमनली आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड एंड आईफॉस्फेमाइड। ज़्यादातर ये वो इन ड्रग के साथ देखी गई है ये टॉक्सिसिटी, यानी हेमरेजिक सिस्टाइटिस साइक्लोफॉस्फेमाइड के साथ एंड आईफॉस्फेमाइड के साथ। क्यों देखी गई है? एक्रोलिन जो कि एक मेटाबोलाइट है, ठीक है, ऑफ दीज एजेंट इज थॉट टू कॉज केमिकल इरिटेशन टू द ब्लैडर और म्यूकोसा ऑफ द ब्लैडर, यानी जो आईफॉस्फेमाइड ऑफ साइक्लोफॉस्फेमाइड है इसका एक मेटाबोलाइट है जो कहलाता है एक्रोलिन। एक्रोलिन क्या करता है कि ये जो म्यूकोसा होता है यूरिनरी ब्लैडर का, उसमें इरिटेशन कॉज करता है, और इरिटेशन जब बहुत बढ़ जाए तो रिजल्टिंग इन ब्लीडिंग, और वो फिर यूरिन में ब्लड आना शुरू हो जाता है। अब हम इसको कैसे एड्रेस करें? प्रिवेंटिंग मेजर्स इंक्लूड एग्रेसिव हाइड्रेशन, ठीक है, एक तो ये कि पानी बहुत ज़्यादा दें, ठीक है, एग्रेसिव हाइड्रेशन करें, एंड विथ सब्सिक्वेंट
फ्रीक्वेंट यूरिनेशन यानी बार बार यूरिन पास करे पेशेंट, एंड एट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट कॉल्ड मैसना। इसके अलावा एक एजेंट देंगे इस पेशेंट को जिसका नाम है मैसना। मैसना क्या करेगा? मैसना जो है वो बेसिकली ये करेगा कि इट विल बाइंड टू द acrolein. Mesna acts by binding to the acrolein and preventing it from contacting the bladder mucosa. तो इस तरीके से जो होगा वो फिर ब्लैडर म्यूकोसा बच जाएगी। यानी एक्रोलिन जब बाइंड हो जाएगा मैसना के साथ तो फिर एक्रोलिन जो होगा जो यूरिनरी ब्लैडर का म्यूकोसा है उससे को टच नहीं करेगा। जब टच नहीं करेगा तो इरिटेशन भी नहीं होगी, इरिटेशन भी नहीं होगी तो ब्लीडिंग भी नहीं होगी। तो इस तरह से मैसना को यूज़ किया जाता है एज ए यूरो प्रोटेक्टेंट और यूरो प्रोटेक्टिव एजेंट। तो ये कॉम्प्लिकेशन हेमरेजिक सिस्टाइटिस की होती है। इसके अलावा है रीनल टॉक्सिसिटी। रीनल टॉक्सिसिटी में मैनिफेस्ट बाय एलिवेशन ऑफ सीरम क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। क्या होगा कि कैसे पता चलेगा कि रीनल टॉक्सिसिटी हो रही है? पेशेंट का सीरम क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा और ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल, एज वेल एज इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मेलिटीज़, और जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की भी यानी सोडियम लेवल, पोटेशियम लेवल, फॉस्फेट लेवल, क्लोराइड लेवल, ये भी अपने लेवल से जो इनके नॉर्मल लेवल हैं वो एबनॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे। नेफ्रोटॉक्सिसिटी इज एसोसिएटेड विथ सिस्प्लैटिन, आईफॉस्फेमाइड, मेथोट्रेक्सेट एंड स्टेप्टोजोसिन। ये वो ड्रग्स हैं जिनसे रीनल टॉक्सिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा रिपोर्टेड है, यानी लिटरेचर इसके हवाले से अवेलेबल है। अच्छा, इंट्रावेनस हाइड्रेशन इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द किडनीज फ्रॉम द नेफ्रोटॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ सिस्प्लैटिन। अच्छा, सिस्प्लैटिन जो है उससे आप कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? इंट्रावेनस हाइड्रेशन, यानी बहुत ज़्यादा इंट्रावेनसली वाटर की क्वांटिटी दें, वही आप डेक्सट्रोज वाटर या नॉर्मल सैलाइन वाटर ये दें ताकि जो है वो सिस्प्लैटिन से जो टॉक्सिसिटी नेफ्रोटॉक्सिसिटी हो रही है उससे किडनी को प्रोटेक्ट किया जाए। इसके अलावा ऑस्मोटिक डायरेटिक्स विथ मैनिटॉल में हेल्प रिड्यूस द इंसिडेंसेस ऑफ सिस्प्लैटिन नेफ्रोटॉक्सिसिटी। इसके अलावा ऑस्मोटिक डायरेटिक एजेंट आप दे सकते हैं जिसमें मैनिटॉल इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। मैनिटॉल एक एग्जाम्पल है उन ड्रग्स की जो कि यूज़ की जाती हैं एज ऑस्मोटिक डायरेटिक। तो ये भी जो है सिस्प्लैटिन रिलेटेड टॉक्सिसिटीज़ को कम करने में और रिड्यूस करने में अपना रोल प्ले करेगा। तो ये हो गई रीनल टॉक्सिसिटी। इसके बाद आते हैं हम हेपेटोटॉक्सिसिटी में। हेपेटोटॉक्सिसिटी में मैनिफेस्ट एज एलिवेटेड लिवर फंक्शन टेस्ट, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस। यानी एलिवेटेड लिवर फंक्शन टेस्ट का मतलब है कि लिवर एंजाइम्स बढ़ जाएंगे अपने नॉर्मल लेवल से, लाइक एसजीपीटी हो गए, एसजीओटी हो गए, इसके अलावा बिलिरुबिन हो गया, इसके अलावा जो है वो अल्कलाइन फॉस्फेटेज है, और इसके अलावा जो है वो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज है। यानी जितने भी लिवर एंजाइम्स हैं उनके बढ़ने के चांसेस होंगे। तो ये इंडिकेट कर रहा होगा पेशेंट इज़ हैविंग हेपेटोटॉक्सिसिटी। इसके अलावा जॉन्डिस अपीयर होगा डेफिनेटली। अगर बिलिरुबिन लेवल ब्लड में बढ़ेगा तो उससे जो होगा वो जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगी। जॉन्डिस लाइक सिम्टम्स क्या होती हैं? जैसा कि लाइक फॉर एग्जांपल पेल स्किन, येलोइशनेस ऑफ द वाइट्स ऑफ द आई, एंड इसके अलावा जो है वो डार्क यूरिन, डार्क येलो यूरिन, एंड ऑल्सो डार्क येलोइश स्टूल। तो ये जो होंगी वो सिम्टम्स होंगी। और अगर हेपेटाइटिस हो जाए यानी इन्फ्लेम्ड हो जाए लिवर तो फिर यानी उसको हम फिर हेपेटाइटिस भी कहेंगे। अच्छा, एस्पेरेजिनेस, साइटरेबिन, मरकैप्टोप्यूरिन एंड मेथोट्रेक्सेट आर नोन टू कॉज हेपेटोटॉक्सिसिटी। ये वो ड्रग्स हैं एस्पेरेजिनेस, साइटरेबिन, मरकैप्टोप्यूरिन एंड मेथोट्रेक्सेट जो कि ज़्यादा फेमस हैं या जिनका लिटरेचर अवेलेबल है, जो कि ज़्यादा जो है वो एसोसिएटेड हैं हेपेटोटॉक्सिसिटी से। इसके बाद हम आते हैं सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज। सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज सच एज सॉलिड ट्यूमर्स, लिम्फोमास एंड ल्यूकेमिया may occur many years after chemotherapy और रेडिएशन। यानी पेशेंट को कैंसर हुआ था
उसको वो ठीक हो गया, रिमिशन हो गया, बट आफ्टर मैनी ईयर्स द न्यू सॉलिड ट्यूमर्स हैव अपीयर्ड या लिम्फोमाज या ल्यूकेमिया, और वो मैनी ईयर्स आफ्टर कीमोथेरेपी और रेडिएशन. एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट्स known to possess higher carcinogenic risk include, यानी ऐसे एजेंट्स जिनका अपना, हालांकि वो एंटी न्यूप्लास्टिक एजेंट है यानी एंटी कैंसर एजेंट है, बट उनका अपना रिस्क है इन लॉन्ग टर्म कि वो कार्सिनोजेनिक भी हैं यानी वो कैंसर कॉजिंग भी हैं. उनमें क्या कौन कौन सी ड्रग्स इंक्लूड हैं? साइक्लोफॉस्फेमाइड, इटोपोसाइड, अच्छा मेल्फेलन एंड मैक्लोरेथामाइड. ये वो ड्रग हैं जो फेमस हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में जो है वो अगर पेशेंट को ये एज एंटी कैंसर ड्रग यूज़ हुई हैं माजी में, तो फ्यूचर में जो है ये इस तरह की कॉज कर सकती हैं कि ये इससे फिर एक सेकेंडरी कैंसर कॉज होना शुरू हो जाए. इसके अलावा एक और जो इशू है, कीमोथेरेपी में कॉज इनफर्टिलिटी विच में बी टेम्पररी और परमानेंट. अब वो अगर परमानेंट यानी जो है वो सेल्स डैमेज हो गए तो फिर परमानेंट, अगर टेम्पररी सप्रेस हुए हैं तो फिर तो यानी इनफर्टिलिटी नहीं होगी. साइक्लोफॉस्फेमाइड, क्लोरम्ब्यूसिल, मैक्लोरेथामाइन, मेफेलान एंड प्रोकार्बाजीन आर एसोसिएटेड विद significant incidences of infertility in males and females both. ठीक है, तो ये वो ड्रग हैं जो कि ज़्यादा फेमस हैं या एसोसिएटेड हैं सिग्निफिकेंट इंसिडेंसेस कॉज करने में ऑफ इनफर्टिलिटी, चाहे वो मेल पेशेंट हो कैंसर का, चाहे वो फीमेल पेशेंट हो. तो ये हमने कंप्लीट कर ली तमाम कॉम्प्लिकेशंस एंड टॉक्सिसिटीज़ एसोसिएटेड विद एंटी कैंसर ड्रग्स. अब हम आते हैं अदर थेरेप्यूटिक मॉडलिटीज़, यानी एंटी कैंसर या कीमोथेरेपी के अलावा और क्या क्या ऑप्शन होते हैं कैंसर की मैनेजमेंट के लिए. द अदर ऑप्शन में सबसे पहली चीज़ है सर्जरी. सर्जरी में भी डायग्नोस्टिक लाइक फॉर एग्जांपल बायोप्सी या एक्सप्लोरेटरी लेप्रोटोमी और फॉर सेकंड लुक. यानी पर्पस क्या है सर्जरी करने का कि सैंपल कलेक्ट करना और फिर बायोप्सी के लिए भेजना कि ये चेक करने के लिए कि उस सेल में कैंसर है या नहीं है, या उसको जैसे लेप्रोटोमी की जाती है, ओपन किया जाता है एब्डोमेन और चेक किया जाता है कि क्या सिचुएशन है अंदर, अगर जो इमेजिंग स्टडीज़ हैं वो क्लियर नहीं है यानी सीटी स्कैन वगैरह, या फिर बाज़ दफ़ा सेकंड ओपिनियन किसी दूसरे कंसल्टेंट से लेने के लिए कि क्या किया जाए अगर पहले फिजिशियन को कुछ डाउट्स हों और वो कंक्लूड नहीं कर पा रहा कि क्या करना है, तो फिर उस सूरत में सेकंड लुक के लिए सर्जरी की जाती है. अच्छा, इसके अलावा सर्जरी में भी थेरेप्यूटिक यानी थेरेपी के लिए लाइक फॉर एग्जांपल ट्यूमर डिबल्किंग और रिमूवल, यानी ट्यूमर को का साइज कम करना यानी डिबल्किंग, या ट्यूमर को कम्प्लीटली रिमूव कर देना, यानी सर्जरी के ज़रिए वो पोर्शन जहाँ पे ट्यूमर डेवलप हो गया है, कैंसर डेवलप हो गया है, उसको बॉडी से निकाल देना. सर्जरी इज़ ऑफन कंबाइंड विद कीमोथेरेपी एंड और रेडिएशन. सर्जरी के बाद फिर ये ज़रूरी होता है कि पेशेंट की कीमोथेरेपी की जाए या रेडिएशन की जाए या दोनों की जाए. दोनों एंड और का मतलब है कि दोनों भी हो सकती हैं कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन, और दोनों में से कोई एक भी हो सकता है. रेडिएशन थेरेपी की अगर हम बात करें, रेडिएशन थेरेपी इन्वॉल्व्स हाई डोजेज ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन डायरेक्टेड एट द कैंसरस टिश्यूज. जो हाई डोज आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक बीटा रेस ख़ास तौर से यूज़ की जाती हैं इन ऑर्डर टू किल द क्यूटेनियस और कैंसर सेल्स. रेडिएशन में भी कंबाइंड विद सर्जरी और कीमोथेरेपी, इस पे हम ऑलरेडी अभी यहाँ पे बात कर चुके हैं. एडवर्स रिएक्शंस वेरी बेस्ड ऑन द एरिया of the body being irradiated and may include stomatitis, nausea and vomiting, diarrhea, myelosuppression. अच्छा, एडवर्स रिएक्शन जो होते हैं वो डिपेंड करेंगे कि बॉडी का कौन सा एरिया एक्सपोज हुआ है रेडिएशन से, और आम तौर पे जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं स्टोमाटाइटिस यानी जीआई ट्रैक्ट में और ख़ास तौर से माउथ इन्फ्लेमेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग, डायरिया, माइलोसप्रेशन यानी बोन मैरो सप्रेशन. इसके अलावा इन पेशेंट्स हु हैव रिसीव एंथ्रासाइक्लिन्स यानी वही एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स, रेडिएशन रिकॉल डर्माटाइटिस में अकर रिजल्टिंग इन स्किन इन्फ्लेमेशन इन एरिया ऑफ प्रीवियसली रिसीव्ड रेडिएशन. यानी एंथ्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक्स देने के बाद यानी वही डेक्सोरेबिसिन, डेनोरेबिसिन, उसके बाद फिर जब रेडिएशन की गई तो रेडिएशन के बाद फिर स्किन इन्फ्लेम्ड हो जाएगी, और ये बेसिकली उस रेडिएशन के ही नतीजे में होगा. इसके अलावा
हेमेटोपोइटिक सेल ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, यानी बोन मैरो की सेल्स की स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन involves intravenous infusion of stem cells from a compatible donor to recipient following a high dose of chemotherapy. तो स्टेम सेल्स ट्रांसप्लांटेशन करेंगे ख़ासतौर से उन पेशेंट की जो ने हाई डोज कीमोथेरेपी ली है और उसके ब्लड बोन मैरो बहुत सप्रेस हो गए. इट इज़ यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन्वॉल्विंग द बोन मैरो और इम्यून सिस्टम and to allow for administration of high chemotherapy or radiation of tumors resistant to standard doses. आमतौर पे ये जो स्टेम सेल्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं बॉडी में, ये उन पेशेंट को किए जाते हैं जिनका बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन हो या इम्यून सिस्टम सप्रेस हो या फिर कि हाई डोज ऑफ कीमोथेरेपी या रेडिएशन दी गई है. और हाई डोज इसलिए दी जा रही थी या रेडिएशन हाई इसलिए दी जा रही थी कि स्टैंडर्ड डोज से ट्यूमर जो था वो रेजिस्टेंट था और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था. लेकिन अब आपने हाई डोज दे के उस ट्यूमर को तो किल कर दिया, लेकिन उसके साथ ही जो बोन मैरो सेल्स थे वो भी परमानेंटली डैमेज हो गए. अब जब वो डैमेज हो गए तो फिर आपने कोई किसी डोनर से स्टेम सेल्स लेते हैं बोन मैरो के और उनको वहाँ पे इंट्रोड्यूस करना है उस पेशेंट में ताकि वो वहाँ पर ग्रो कर जाए. स्टेम सेल्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम बोन मैरो और पेरिफेरल ब्लड. बाज़ दफ़ा पेशेंट के अपने ही होते हैं, उनको सेव करके रख लिया जाता है और उसी को फिर वो री इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है. ये दो तरह के होते हैं जैसे वही हमने अभी बात की. इन ऑटोलोगस ट्रांसप्लांट्स यानी स्टेम सेल्स आर ऑब्टेन फ्रॉम द पेशेंट्स प्रिजर्व्ड एंड लेटर री इन्फ्यूज इन द सेम पेशेंट. जैसे मैंने अभी यहाँ पर बताया था कि ऑटोलोगस में क्या होगा कि स्टेम सेल्स जो होंगे वो उसी पेशेंट के जो होंगे ऑब्टेन किए जाएंगे, प्रिजर्व किए जाएंगे और फिर कीमोथेरेपी के बाद जब वो सेल्स डैमेज हो चुके होंगे तो ये प्रिजर्व जो होंगे ये दोबारा उसी पेशेंट में री इन्फ्यूज़ किए जाएंगे. अच्छा, एलोजेनिक में क्या होगा? एलोजेनिक ट्रांसप्लांट इन्वॉल्व्स टू सेपरेट इंडिविजुअल्स. सेल्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैच्ड डोनर, यानी जिसके जो सेल्स होंगे वो मैच करते होंगे यानी टिश्यू मैचिंग हो गई होगी, एंड देन इन्फ्यूज्ड इनटू ए सेपरेट पेशेंट. आमतौर पर ये जो मैच डोनर होता है ये उस पेशेंट का ब्लड रिलेटिव होता है, यानी किसी और से नहीं लेते क्योंकि उसमें मैच के चांसेस बहुत कम होते हैं. क्योंकि जो ब्लड रिलेटिव होता है फादर मदर या भाई बहन, तो उसमें ये होता है कि क्योंकि दोनों का जेनेटिक स्ट्रक्चर जो है क्योंकि सेम पेरेंट्स से होते हैं काफ़ी हद तक मैच कर रहा होता है, इस वजह से उनके टिश्यूज़ भी ये जो बोन मैरो के स्टेम सेल्स होते हैं वो मैच कर जाते हैं. इसके अलावा ये सिंजेनिक ट्रांसप्लांट अकर when both the donor and recipient are identical twins. आइडेंटिकल ट्विंस में तो खैर और आसान है क्योंकि दोनों का बिल्कुल जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट 100% मिलता जुलता होता है, इसलिए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. अच्छा, ट्रांसप्लांट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड हेपेटिक वेनो ऑक्लूसिव डिजीज़ यानी रिजेक्शन हो गया, और लिवर वेन ऑक्लूसिव डिजीज़ यानी ब्लॉक हो गई, एक्यूट एंड क्रॉनिक ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज़, ठीक है, यानी जो बॉडी का जो वो में ग्राफ्ट लगाया था होस्ट ने उसको जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया, इन्फेक्शन हो जाता है क्योंकि आप इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट देते हैं और पल्मोनरी कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो सकती हैं. तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और ये अदर थेरेप्यूटिक मॉडलिटीज़ हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद कैंसर कीमोथेरेपी एंड विद अदर थेरेपी. इसके साथ ही हमारा टॉपिक जो कैंसर का है ऑन्कोलॉजी का है वो कंप्लीट हो गया है. अब हम नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे विद न्यू टॉपिक एंड विद न्यू एरिया जो कि हम रीनल फेलियर पे भी डिस्कस कर सकते हैं और थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज़ पे भी डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.